Very good morning, all of you students. Welcome to Teacher Select Academy. पिछले क्लास में जो मैथमेटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर एलसीएम, एचसीएफ और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल किया था जो सीटीईटी के लिए बहुत ही आवश्यक माना जाता है। और हम लोगों ने सीटेट के अलावा और किसी मोड पर चर्चा करने को आपको मना किया था। कहा था कि सीटेट में उतने ही लेवल्स को टच करना है जितनी मैथमेटिक्स में आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि हम सारे लेवल्स को टच करने में लगे हुए हैं, परेशान हाल हैं और मैथमेटिक्स में उस लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जो सीटीईटी में आवश्यकता नहीं है। तो आप इतना दूर मत भागिए, आपको इतना दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए समझते हैं आज के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर होंगे हमारे लिए वो क्या होंगे और उनसे संबंधित चीजों को कैसे कैसे हम करेंगे। एलसीएम और एचसीएफ करने के बाद जो एक महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाएगा, आपको बता दें, छोटी छोटी चीजें आपको अपने से करना होगा, जैसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट यानी वर्ग और वर्गमूल निकालना, ये आप अपने से कर सकते हैं। या फिर घन और घनमूल निकालना, किसी नंबर का क्यूब निकालना होता है या क्यूबॉइड निकालना होता है। तो ये जो छोटे छोटे काम हैं ये आप अपने स्तर पे भी अपने से कर सकते हैं, उसके लिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतनी वर्गमूल घनमूल आप में सबको आती होगी। सिंप्लीफिकेशन को जब हम कर रहे थे क्वेश्चन में और उन चैप्टर से जुड़े हुए कुछ तथ्यों की बात कर रहे थे, तो उसमें मैंने बताया था कि सिंप्लीफिकेशन में जो छठी सातवीं लेवल की क्वेश्चन होती है उससे ज्यादा हाई लेवल आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर उतने तरह के प्रश्नों को आप संग क्लियर कर लेते हैं तो समझिए कि आप सीटीटी के एग्जाम के लिए पर्याप्त तैयारी और कोशिश कर रहे हैं, उससे डिटेल में जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप वीडियोस में जो लोग लाइव होते हैं या फिर वीडियोस देखते हैं, वीडियोस में देखिएगा क्लास में कि लिमिटेड प्रश्नों पे चर्चा की जाती है। लिमिटेड प्रश्नों पे जब हम चर्चा करते हैं तो जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन सब की चीजों को हम वहां सेट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन है क्लास करने के, या तो हम लोग लाइव हो पाते हैं या फिर आप रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं, दोनों ऑप्शन होते हैं। अभी मैंने कोशिश किया है लाइव भी होने का और आपके सामने रिकॉर्ड भी प्रस्तुत करेंगे। चलिए आज के चैप्टर पे आते हैं, डिस्कशन होती रहेगी, बातें होती रहेंगी। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर सीटीईटी। परसेंटेज के बेसिक बातों की चर्चा करेंगे। परसेंटेज अर्थात प्रतिशतता। अगर हम प्रतिशतता से जुड़े हुए प्रश्नों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें जानना होगा प्रतिशत क्या होता है। वो छोटी सी डेफिनेशन है, आप चाहें तो उसे नोट भी कर सकते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न है, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। यहाँ पे लिख देते हैं प्रतिशत वह भिन्न है, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर, हर समझ रहे हैं ना, 100 होता है, तथा अंश कोई भी संख्या हो सकती है। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है जिसको आपने चौथी पांचवी छठी में भी पढ़ा होगा। परसेंटेज की शुरुआत पांचवी कक्षा से मानी जाती है। तो इसके कहने का अर्थ यही है, जो लोग बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स को पढ़ना और समझना चाहते हैं तो उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि प्रतिशत वह भिन्न होता है, भिन्न मतलब ए बाई बी के रूप में लिखा हो, वह भिन्न होता है जिसका हर 100 हो। हर यानी
डिनोमिनेटर अंग्रेजी में डिनोमिनेटर बोलते हैं। तथा अंश कोई भी संख्या हो सकती है। जैसे अगर मैं यहाँ एक नंबर लिखूं x, x की जगह कोई भी संख्या हो सकती है और मैं लिखूं प्रतिशत, इसका अर्थ होता है x बटे 100। दूसरा एग्जाम्पल इस तरह हो सकता है 4% यानी कि 4/100। तो जहां भी प्रतिशत का अर्थ लिखा हो, प्रतिशत लिखा हो, तो प्रतिशत के अर्थ इस रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं कि हम उसे जब भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में चेंज करेंगे तो उसे डिनोमिनेटर में 100 पुट कर देंगे। अंश को अंग्रेजी में न्यूमरेटर कहते हैं और हर को अंग्रेजी में डिनोमिनेटर कहते हैं। ये तो बेसिक सबको पता होगा। तो ऐसे किसी भी नंबर के साथ 5%, 20%, 2%, 4%, x%, y%, कोई भी नंबर के साथ अगर परसेंटेज का चिन्ह लगा हो तो आप बेशक वहां से ये चीज पुट कर सकते हैं कि उसको x प्रतिशत के रूप में लेंगे, यानी x/100। उसका अंश हमेशा कोई भी संख्या ऊपर हो सकती है, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 50, 100, जितनी मर्जी हो आप वहां पुट कर सकते हैं। पॉइंट दशमलव में भी होने की संभावना होती है। और लेकिन जब भी अगर हम हर की बात करेंगे तो हर 100 होगा प्रतिशत में। बस इतनी ही बातें आपको याद रखनी है। अगर आगे हम देखें तो कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं जिसको हम लोग कह सकते हैं स्मरणीय तथ्य। ये तथ्य आपको याद रखना है। स्मरणीय है इसका अर्थ है कि उसे आपको याद रखना होगा या फिर आप उसे कन्वर्ट कर सकें। फ्रैक्शन को नंबर में और नंबर को नहीं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में वैल्यू के तौर पे याद रखेंगे तो कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी। लेकिन अगर अगर आप चाहेंगे कि इसको हम कवर करके चले, मतलब परसेंटेज पूरा दिया रहे, उसको बार बार निकाले, चीजें याद ना हो, तो काम आपका भी होगा लेकिन थोड़ा सा वक्त लग जाएगा उसमें। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में समय बचाना ही सबसे बड़ी महारत मानी जाती है। समय बचा लेना और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना एक बहुत अच्छी स्किल मानी जाती है। तो जैसे आप 1 से 20 तक के नंबर्स के स्क्वायर निकाल के रखते हो, याद हो आपको 1 से 20 तक की संख्या जो है क्यूब है, उसको आपने याद करके रखा हो, तो ऐसे ही परसेंटेज और फ्रैक्शन को भी याद रखने की कोशिश करेंगे आप। जैसे कोई भी नंबर 1% हो मतलब वो 100 होता है। उल्टा हो गया, 100% 1 होता है, पहले परसेंटेज लिखना चाहिए था। अगर कोई भी नंबर अपने आप में 100% हो, इसका मतलब उसका वैल्यू कितना होगा 1, क्योंकि परसेंटेज का मतलब डिवाइड 100, 100/100 इज इक्वल टू 1। आप चाहें तो उसे करके देख भी सकते हैं। नंबर अगर 100% हो तो उसका वैल्यू 1 आएगा। अगर नंबर 50% हो तो आपको पता ही है कि वैल्यू आधा होता है 50% का। इतना तो सबको पता है। तो ऐसा करते हैं, सेटिंग छोटे नंबरों से शुरू करते हैं याद रखने के लिए एक बॉक्स के रूप में। सबसे पहले शुरू करेंगे 4% को लेकर अक्सर क्वेश्चन होते हैं, इसका वैल्यू 1/25 होता है। 4% को 1/25 के रूप में जानते हैं, फ्रैक्शन को समझेंगे। 5% अगर लिखा रहे इसका मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होगा। अगर 6.1/4% लिखा रहे तो इसका वैल्यू कितना होगा 1/16। बिल्कुल सही, आपने तो सब याद करके रखा हुआ है। चलिए अच्छी बात है, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में जो भी बच्चे इस तरह के सवाल को सॉल्व करते हैं उन्हें बहुत सारी चीजें याद होती है। तो आप भी कोशिश कीजिए इन तथ्यों को, टर्म्स को याद रखने की। 6.1/4 का वैल्यू 16 होता है। 8.1/3% का वैल्यू कितना होगा? आप में से कोई सोच के बता सकता है? हाँ बिल्कुल सही, 1/12 होता है। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आप इसे जब आप सेट करके क्वालिफाई भी करेंगे तो आपको दिखेगा कि इस तरह से उत्तर 1/12, 1/16 जब आप कन्वर्ट कर लेंगे तो कैसे रहेगा। लेकिन अगर ये टर्म्स आपको याद है तो सोचिए आपके काम को थोड़ा सा आसान कर देगा। 12.1/2% का वैल्यू क्या होगा?
इसका वैल्यू होगा 1/8। अगर ये सब वैल्यू आपको याद रहेंगे तो मेरी मानिए आपका काम थोड़ा सा और आसान हो जाएगा सॉल्व करने में। 20% का वैल्यू तो आपको पता ही होगा, 20/100, 20% का वैल्यू 1/5। क्लियर हुआ? वैसे ही 25% का वैल्यू 1/4, 25% का मतलब ही होता है 1/4 यानी 1/4। वैसे ही 30% का वैल्यू 3/10। फ्रैक्शन वैल्यू लिख रहे हैं, परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू रहेगा, सेकेंडों में आपका काम होगा, बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 33.1/3% का वैल्यू कितना होगा? बोलिए। अच्छा, कुछ लोग कैलकुलेट भी करने लगे हैं, वेरी गुड। चीजों को साथ साथ करने का अपना एक मजा होता है, अच्छा भी होता है, क्योंकि जो वैल्यू आपको याद नहीं हो अगर आप फास्ट कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करके याद रख सकते हैं। 33.1/3 का वैल्यू सिर्फ 1/3 होगा। 40% का वैल्यू क्या होगा? 2/5। 40% किसी नंबर हो तो डायरेक्ट परसेंटेज हटाइए, फ्रैक्शन पुट कीजिए, इनटू कीजिए और फिनिश कर दीजिए। 50% का वैल्यू क्या होगा? 50% यानी 1/2। आपने इधर भी मैंने शुरू में लिख के आपको बताया है कि 50% का मतलब होता है 1/2। दैट इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। क्लियर है? तो इस तरह से जब हम टर्म्स को देखते हैं और समझते हैं तो हमें लगता है कि अगर किसी भी परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता हो तो क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो फ्रैक्शन वैल्यू को क्वेश्चन से कंसर्न्ड करके समझने की कोशिश करें, आपके लिए भी आसान, मेरे लिए भी आसान, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा और फास्ट होगा और आपका माइंड और आपका आईक्यू भी थोड़ा सा इसे लेकर, परसेंटेज को लेकर चेंज होगा कि हाँ इसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। बहुत से लोग आज भी परसेंटेज चैप्टर से भागते हैं, लेकिन मेरी मानिए तो कुछ चीजें हैं जो आप याद रखेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। चलिए 50% का वैल्यू तो आपने कर लिया, अब आप मुझे 60% का वैल्यू यहाँ बताएंगे। इसको मिटा देते हैं, इसको ऐसे लाइन बना दे रहे हैं, ये है, इसका लिख देते हैं ये एक नंबर, ये 2 नंबर है और तीसरे नंबर वहां से 50% के आगे तीसरे नंबर की चर्चा यहाँ से कर रहे हैं, यानी 60% का वैल्यू कितना होगा? अच्छा सवाल है, कितना होगा? 3/5, बिल्कुल सही। 60% का वैल्यू 3/5 होगा। वैसे ही होता है एक नंबर 66.2/2, 2/3। 66.2/3 का वैल्यू, जैसे यहाँ 33.1/3 का वैल्यू 1/3 आया, वैसे ही 66.2/3 का परसेंटेज सिर्फ 2/3 आएगा। तो कुछ चीजें माइंड सेट पर आधारित है, 33, 66 इस तरह के नंबर से आप कर सकते हैं। 70% का मतलब तो वेरी इजी, 7/10, यानी 70/100, एक एक जीरो कटेंगे तो 7/10 प्राप्त होंगे 70%। वैसे ही 75%, किसी नंबर का 75% का मतलब आप बोलचाल की भाषा में जानते हैं, उसको 3/4 कहते हैं। चौथाई का तीसरा हिस्सा यानी कि 75% है। तो आप अपने बोलचाल की भाषा से भी इन चीजों को कन्वर्ट कर सकते हैं। 80% का वैल्यू कितना होता है? यहाँ 75% हुआ, अगर हम यहाँ 80% की बात करें तो 80% का वैल्यू क्या होगा? हाँ जी, कोई भी बता सकता है, आप भी, वेरी इजी। आप देख ही रहे हैं, 80/100 करेंगे, काट के देखिए कितना आ जाएगा, वो मुझे नंबर्स बता दीजिए। 4/5 है ना, एग्जैक्टली exactly। इसका वैल्यू 80% का मतलब 4/100, 20 चौका 80 और 20 5 100, यानी वैल्यू 4/5 आएंगे 80/100 के। उसी तरह अगर 80% के काम हो गए तो चौथे सेक्शन में हम लोग चलेंगे, 90% का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे 1 2 3 और चौथे पे आ गए, अब आपको डिजिट्स याद कराने के लिए। 80% हो गए तो 90% का वैल्यू क्या होगा? क्लियर? बताइए।
जी, आप भी बता सकते हैं। वेरी सिंपल, जैसे देख रहे हैं ना 8/10, इसको 90/100 करेंगे तो 9/10 कट के आएगा, यही ना होगा। इससे ज्यादा कुछ होने की उम्मीद है? 100% कोई नंबर हो तो थोड़ी देर पहले बताए 100% का वैल्यू क्या होता है? कोई भी नंबर एक हो मतलब वो अपने आप में 100% है, और कोई भी चीज अगर 100% हो इसका अर्थ होता है कि उसका वैल्यू हमारे पास 1 प्राप्त होगा। ठीक ना? कभी कभी 150 200 पर भी प्रश्न आते हैं, आप लोग सोल्यूशन निकाल रहे होंगे तो पता चलता है कि रिवॉल्यूशन वगैरह निकालते हैं तो लिखते हैं 150 टाइम्स, 150% ज्यादा ऐसा कोई काम हुआ है, तो 150% को क्या कहते हैं? 150% मतलब 1.5 गुना। 100 का 150 होना मतलब 1.5 गुना होना। 1.5 गुना का मतलब 3/2। 3 में 2 से भाग लगाएगा 1.5 आएगा। 100 को 150 किए तो 1.5 गुना किए, तो 100% 150% हो जाए मतलब 1.5 गुना बढ़ गया। और फ्रैक्शन में 1.5 को कैसे लिखते हैं? 3/2, यानी 1.5 वैल्यू कट के आना चाहिए आपका। वैसे ही कोई नंबर अपने आप में 200% हो गया तो 100 का कितना होगा? 2 गुना, तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। इस तरह से अगर आपने फ्रैक्शन को याद रखने की कोशिश की तो आपका बार बार परसेंटेज कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, परसेंटेज का वैल्यू पुट कीजिए। जैसे 5 का 60% कितना होगा? तो 5 × 3/5, वेरी इजी। 5 से 5 कट, आंसर 3, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। लेकिन अगर आपको ये फ्रैक्शन और परसेंटेज याद रहेंगे तो अगर मैं कहूं कि कोई एक नंबर है 3, वेरी सिंपल, क्योंकि इसलिए ले रहा हूं कि आसान हो जाए। 3 का 66.2/3% कितना होगा? ऐसे परसेंटेज में क्वेश्चन जनरेट होते हैं। तो आप 66.2/3 का वैल्यू देख रहे हैं, 2/3 होगा। और ये किसका निकालना है? 3 का, तो गुना में 3 लिख देंगे। तो 3 गुने 2/3, इसका मतलब 3 और 3 क्रॉस हो जाएंगे, 2/3 इसका वैल्यू हो जाएगा, मतलब सिर्फ 2। 3 और 3 क्रॉस हो जाएंगे, इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो अगर आप फ्रैक्शन को याद रख पा रहे हैं तो मेरी मानिए आपका काम परसेंटेज के लिए वेरी इजी, बहुत ही आसान हो जाएगा। फिर आप इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। फिर से एक बार सब चीजों को समझते हैं। कोई नंबर 4% हो, फ्रैक्शन वैल्यू 1/25। जिन लोगों को थोड़ी सी देखने में दिक्कत या परेशानी होती है वीडियोस को, आंखों की कोई समस्या है, उनके लिए मैं बोल के भी बता देता हूँ एक एक करके वापस। चाहे तो मेरे साथ साथ फास्ट नोट कर सकते हैं, क्योंकि उनका भी ध्यान रखा जाता है हमारे क्लास में। इंक्लूजन का पूरा ध्यान रखते हुए देखा जाता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि वीडियो को सिर्फ सुन पाते हैं, तो सुनने में अगर कुछ छूट गया हो, सुन के लिखने में देख नहीं पा रहे हो अगर आप, तो उसको नोट कर सकते हैं। सबसे पहले जो नंबर 1 से मैंने शुरुआत किया वो इस प्रकार है। 4% का अर्थ फ्रैक्शन में 1/25 होता है। 5% अर्थात इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। 6.1/4 इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/16। 8.1/3% इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/12। 12.1/2% फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। वैसे ही अगर 20% रहे तो इसका वैल्यू 1/5 होता है। 25% हो तो वैल्यू 1/4 होता है। 30% हो तो 3/10 होता है। 33.1/3 हो तो इसका वैल्यू 1/3 होता है। 40% हो तो 2/5 होता है। 50% हो तो 1/2 होता है। वैसे ही 60% हो, 60% तो वैल्यू 3/5 होता है। 66.2/3% हो तो वैल्यू 2/3 होता है। 70% हो तो 7/10 होता है। 75% हो तो 3/4 होता है। 80% हो तो वैल्यू 4/5 होते हैं। और लास्ट पेज को देखते हैं। 90% हो तो वैल्यू 9/10 होते हैं। 100% हो तो वो वैल्यू अपने आप में 1 होता है। 150% हो यानी 150% हो तो वैल्यू 3/2 होता है। 200% हो तो इसका वैल्यू 2 हो जाता है। तो आप इस सारे तथ्यों को एक जगह कहीं नोट करके रख ले, जैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने लिखा है 1 2 3 4 करके, तो उसको लाइन से या आप अपने पेज में जैसे चाहें उसको लिख लें। और फ्रैक्शन वैल्यू को एसिमुलेट करने की कोशिश करें माइंड में, यानी इन फ्रैक्शन वैल्यू को आप आसान भाषा में कहें, साइकोलॉजी की भाषा में आत्मसात कर ले। यानी कि ये चीजें आपको एग्जैक्टली याद होनी चाहिए कि कोई वैल्यू 33.1/3 वैल्यू क्या होगा? 1/3 होगा, वेरी इजी। तो आप उसे इतना
क्या कहते हैं ना, जॉली मूड में हंसते खेलते कहीं लेके चिपका दीजिए, जहां आप ज्यादा समय देते हैं, घूमते फिरते वहां बैठते उठते हैं, तो आप वहां पेपर पे लिख के चिपका दीजिए। 2-3 दिन में देखते देखते सब चीजें याद हो जाएंगी और आपको परसेंटेज बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अब हम आगे इस पे बात करेंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिससे सीटीईटी में प्रश्न होते हैं कि किसी संख्या में 20% बढ़ा दिया जाए, किसी में से 20% घटा दिया जाए, तो वो संख्या कितनी रह जाएगी। इस तरह के कुछ प्रश्नों को भी करना है, तो उसके कुछ अपने ट्रिक, कुछ फॉर्मूले होते हैं, उसकी चर्चा करेंगे अभी। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है। ये तो फ्रैक्शन है, तथ्य है, स्मरणीय तथ्य, इसे याद रखने के लिए आपको प्रेजेंट किया गया है। अब जब हम आगे बढ़ेंगे इससे संबंधित चीजों की चर्चा करने, तो हमें और क्या क्या मिलेगा जरा सा देखते और समझते हैं। गुड टू गो, मतलब सब कुछ सही है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। हाँ जी, तो चलिए कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं या फॉर्मूला करते हैं जो हमारे लिए जरूरी हो। 3-4 तरह के प्रश्न इसमें सीटीईटी को देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे टाइप 1 की। टाइप 1 का मतलब कैसे होता है? यहाँ लिख रहे हैं, जब ए की आय बी की आय से मतलब ए कोई पर्सन है, उस ए की आय बी की आय से x% अधिक हो, x% अधिक हो, तो बी की आय ए की आय से, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा। इस तरह के सवाल आपको अक्सर देखने को मिलते होंगे सीटीईटी में। प्रीवियस क्वेश्चन अगर आप देख रहे होंगे, जब ए की आय बी की आय से x% अधिक हो, यानी ए बी से x% ज्यादा है, ज्यादा यानी प्लस है, तो बी की आय ए की आय से कितना कम होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर ए की ज्यादा है तो बी की कम होगी, लेकिन वो कितना प्रतिशत कम होगी, इसी को क्वेश्चन में सेट करना है हमें। कितना प्रतिशत बढ़ रहा है जी? x% बढ़ रहा है, तो वो x हमारा हो गया ऊपर, डिवाइड, ये x बढ़ रहा है, i की x% अधिक है, तो 100 प्लस x, जितना परसेंट बढ़ा उसे 100 में क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, और उसे क्या कर लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिंपल सी बात है, फिर से समझते हैं। ए की आय बी की आय से x% ज्यादा है, ये तो आपको पता है। तो कितना ज्यादा है वो ऊपर, जैसे 10% ज्यादा है, 20% ज्यादा है, तो वो नंबर ऊपर। ज्यादा है तो 100% में उस नंबर को ऐड कर देंगे, यानी 100% कोई नंबर होता है, 20% बढ़ गया तो 120 ना हो गया, तो 100 प्लस 20 दोनों को अलग अलग जोड़ेंगे तब तो 120 प्राप्त होंगे, इंटू 100, और तब ये क्या हो जाएगा, इतना प्रतिशत। तो ये जो फॉर्मूला प्राप्त होगा, इससे आप आसानी से कितना अधिक हुआ कितना कम हुआ वो कर लेंगे। एक और ऐसे ही होता है, दूसरा जो इसी में
जब ए की आय बी की आय से कुछ प्रतिशत कम हो, यहाँ ज्यादा होने की बात नहीं करेंगे, यहाँ लिखते हैं जब ए की आय बी की आय से x% कम हो। अब यहाँ कम होने की बात करते हैं, कम हो तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। सवाल उल्टा हो गया, टर्म सभी वही हैं, कितना कम हो रहा है कितना ज्यादा हो रहा है, बस इस पर हमें फोकस करना होता है। तो इसके लिए फिर वही चीज करेंगे, x% जो कि बढ़ रहा है घट रहा है, तो इसको 100 में से यहाँ माइनस कर लेंगे, इंटू 100% कर देंगे। x यहाँ भी लिखाएगा, जितना घटेगा जितना बढ़ेगा वो ऊपर रहेगा। अगर घट रहा है तो 100 में से उतना माइनस कर लेंगे, मतलब किसी संख्या में से 20% घट गई तो 100 में से 20 घटा लिया, वो 80% रह गई। तो कम हो गई तो माइनस कर लेना है, बढ़ गई तो नीचे प्लस कर लेना है, इंटू 100% कर लेना है। अब ये हुआ आपका टाइप 1 का एक फॉर्मूला, एक सेटिंग। आप इसे नोट कर लें। क्लियर दिख रहा है ना सबको? वेरी गुड। तो आप लोग इसे नोट कर लें, फिर हम इस पे चर्चा करते हैं। एक तरह के प्रश्न को देते हैं, हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। सीटेट में ऐसे प्रश्न को देखे हैं ना आपने? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आते हैं। जब भी हम इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो याद आता है कि काश परसेंटेज में हमारी अच्छी पकड़ होती, अच्छी कमांड होती, तो इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते थे। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग चौथे पांचवें चैप्टर में, ऐसे 14 चैप्टर्स पढ़ने हैं थोड़े थोड़े करके। और उम्मीद रखिए कि 15 क्वेश्चन जो सॉल्व करने के लिए आएंगे, आप एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। बहुत ही कम मैथमेटिक्स में सीटेट के लिए बहुत ही कम चीजों को पढ़ना है। कम से कम में बेहतरीन आउटपुट देने के लिए थोड़ा सा अपना एक्स्ट्रा सोचना और करना पड़ेगा। हो गया? ओके, चलिए नोट करने का काम हो गया। अब हम आते हैं प्रश्न पे। टाइप 1 में किस प्रकार के प्रश्न हमें देखने सुनने को मिलेंगे? आप लोग देख रहे होंगे सीडीपी वगैरह में हमने अ, जो लोग बैच से जुड़े हुए लोग हैं ऑनलाइन, उनके लिए हम लोगों ने स्टडी मटेरियल देना भी शुरू कर दिया है। चैप्टर वाइज जो जो चैप्टर्स हम लोग पढ़ाते जा रहे हैं, उसकी स्टडी मटेरियल्स भी देते जा रहे हैं। देन इजी टू अंडरस्टैंड, हमें जरा सा बेसिक चीजों को समझना और जानना होगा। कुछ कुछ चैप्टर कभी कभी जो आवश्यक है आपके और हमारे लिए, उसकी चर्चा हमें करनी पड़ेगी। तो परसेंटेज में क्वेश्चन लिखेंगे। टाइप 1 में एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये होगा, जब ए की आय, ए की जगह कोई नाम भी दे सकता है, बी की आय से 10% अधिक है, 10% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? फटाक से सॉल्व कीजिए तो इसको। कितना प्रतिशत कम है? बिल्कुल आपके फर्स्ट वाले फॉर्मूला पर बेस्ड है। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करें। बना भी लिए?
100/11 नहीं लिखते हैं, आंसर आपने सही लाया, लेकिन हमेशा उसे फ्रैक्शन में पूर्णांक के रूप में बदल के लिखे। 100 में 11 से डिवाइड करें तो आपको आना चाहिए 9.1/11। जब भी आंसर लिखते हैं ना ऐसे फ्रैक्शन में, उसको तोड़ के छोटा करके लिखते हैं, सिंप्लीफाई। अगर उससे भी छोटा सिंपल हो सकता है तो उतना भी सिंप्लीफाई करेंगे। जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है उसके बाद कोई स्टेप नहीं आएगा, हम लोग उसे आंसर कहते हैं। आप लोग 100/11 कर लेंगे, आपका कैलकुलेशन भी सही है, लेकिन ऑप्शन में ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां क्या लिखा रहेगा, 9.1/11%। ऐसे करके आपके आंसर आएंगे। कुछ बात समझ में आई? आंसर इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी क्वेश्चन। सबसे आसान रूप, उससे छोटा टुकड़ा उसका नहीं हो सकता, इसलिए वहां हम उसे आंसर के रूप में देखते हैं। तो आप उसे देखिए, डिवाइड करके 100/11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। बाकी लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिए, कुछ लोग मैथमेटिक्स बहुत सॉल्व कर लेते हैं, तेज तर्रार बच्चे हैं। तो फॉर्मूले पर आते हैं। आपने देखा x% बढ़ रहा हो तो फॉर्मूला आप लिखते हैं x/100 प्लस x इंटू 100%। इसी पर सेट करना है। कितना प्रतिशत बढ़ रहा है भाई, 10%। 10/100 प्लस 10 गुना 100%। ये हो गया 10/110 गुना 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 100/11%, यानी कि 11×9=99, 9.1/11% आंसर। तो हमेशा उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में डालिए। 100/11 आंसर कभी नहीं हो सकता। उसको पूर्णांक के रूप में जब आप इसे ऐसे लिखेंगे 9.1/11%, ये आपके ऑप्शन में मैच कर जाएंगे। कुछ बात समझ में आई? भाई ऑनलाइन वाले लोग भी ध्यान देंगे इस पे, जरा सा चीजों को समझेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि वो सबसे लास्ट स्टेप, जिसके बाद अगला स्टेप होने की संभावना न हो, हम तब वहां आंसर पे रुकते हैं। तो ध्यान रखना है, मैथमेटिक्स में कोशिश कीजिए कि क्या इससे भी सिंपल और ये कोई टर्म हो सकता है। अगर हो सकता है तो उसे स्प्लिट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और तब वहां जाके अपने स्टेप को रोकेंगे और तब कहेंगे कि ये आंसर हमने प्राप्त किया। तो बहुत ही सिंपल सा है, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड आपको क्वेश्चन दिया, आपने बना भी लिए। एक और क्वेश्चन दे सेकंड वाले पे। हाँ अब तो सब कुछ सामने है ना, बनाने में मजा आएगा ही। ठीक, कोई दिक्कत? बोर्ड पर से नोट हो गया सबका? इतना सिंपल कैलकुलेशन तो मुझे नहीं लगता आपको पूछने की आवश्यकता पड़ेगी। जी, सही बात। चलिए थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करेंगे। प्रश्न में दो तीन जगह परिवर्तन करते हैं, देखते हैं इससे क्या होता है। आय 10% जो अधिक है वो कम लिखेंगे, और जो कम है वो अधिक लिखेंगे। ए की आय बी की आय से 20% कम है, ठीक है। तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक हो, अधिक होगा, यही आपका प्रश्न है। फॉर्मूला वही है, बीच में कम होने की वजह से क्या यूज करेंगे, माइनस। सॉल्व कीजिए। हम्म, वाह, बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन। 25% आंसर आपका बिल्कुल सही है। बाकी लोगों का परेशान होने की क्या जरूरत है, मैथमेटिक्स 1 मिनट पहले 1 मिनट बाद बनते हैं। नो कंपैरिजन। हर किसी का अपना अपना बनाने का स्पीड होता है, पढ़ने और सीखने की स्पीड होती है। कंपैरिजन नहीं है कि कोई जल्दी बना लिया तो वो ज्यादा तेज है, कोई थोड़ा 10 सेकंड 20 सेकंड लेट से बनाया तो वो कमजोर है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप सभी सीखने वाले छात्र हैं, आपके बीच कंपैरिजन करना बिल्कुल सही नहीं होगा। सब अपने अपने स्पीड के हिसाब से सीखे और जी। इतनी देर मैं क्यों रुका हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कोई इसको 10 सेकंड में भी कर लेगा और कोई 2 मिनट भी लगा सकते हैं। तो बेशक आप इसे सॉल्व कीजिए, टेंशन फ्री होके कीजिए, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हो गया सबका? वेरी गुड।
नहीं, मेरा इस बार वेरी गुड कहने का अर्थ यही है कि सब कुछ ठीक है। हाँ जी, आपका कैलकुलेशन कोई प्रॉब्लम आ रही है? छोटी छोटी कैलकुलेशन ना सीखना पड़ेगा थोड़ा सा मैथमेटिक्स में, जोड़ घटाव गुना भाग वाली चीजें आपको घर पे थोड़ी सी मेहनत करके सीखनी पड़ेगी। महिलाओं के साथ एक समस्या ये भी है ना कि पढ़ाई छूटे बहुत दिन हो गए, और जब बहुत ज्यादा दिन हो जाते हैं तो हर छोटी छोटी चीज में उन्हें समस्या उत्पन्न होने लगती है। जोड़ घटाव गुना भाग डिजिट्स में वो उलझने लगते हैं। तो मेरी मानिए, तो उलझने की आवश्यकता आपको नहीं है। सिर्फ चीजों को, तथ्यों को समझने की आवश्यकता है। थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स का मतलब ही होता है उर्दू में रियाजी। शुरू में फर्स्ट डे मैंने आपको बताया था, रियाजी का मतलब रियाज करना, रियाज करना प्रैक्टिस को कहा जाता है। तो अगर आप मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो फिर मैथमेटिक्स आपकी कभी नहीं हो सकती। अच्छा, मैं साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ तो मैथमेटिक्स मुझे कैसे इतना अपडेट रहती है? भाई आप मैथमेटिक्स 9 10th 11 12 तक पढ़ा होगा, मैंने उसी से पीजी की और पीएचडी तक की उसकी बातें कर रहा हूँ। डिग्री क्वालिफिकेशन आपने देखा ना, एमएससी मैथ्स। तब उसके बाद मैंने एमएड किया, फिर एमए साइकोलॉजी की, नेट जेआरएफ पीएचडी सेट कई चीजें क्वालिफाइड हूँ। तो मैथमेटिक्स मैंने इतना पढ़ा है कि भूलने की कोई चांस नहीं है। हाँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस में कमी हो सकती है, लेकिन भूल जाऊं ऐसा नहीं हो सकता। समझ गए? इतनी कम आवश्यकता है सीटीईटी में। जब आप सीटीईटी के हाई स्कूल और +2 का पेपर देंगे तब आपको वहां मैं अपने उस स्किल के साथ पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा जो मैंने मैथमेटिक्स में सीखा है। तो चूंकि अभी उतनी आवश्यकता नहीं है तो आपको मैथमेटिक्स की स्किल समझ में नहीं आ रही है। जब आप 9 10th और 11 12 के पेपर सीटीईटी में पेपर 4 और 5 के लिए प्रिपरेशन करने आएंगे, और अगर मेरे पास वक्त रहा और मैं आपके मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कराऊंगा, तो वहां मेरे पढ़ाने का, करने का अंदाज अलग होगा, स्टैंडर्ड अलग होंगे। ठीक ना? अच्छा, आप सबने सॉल्व कर लिया? भाई इतना टाइम अगर मैं दूं तो कोई भी सॉल्व कर लेगा, आप ही नहीं। चलिए बाकी बच्चे देखेंगे। 20% ये कम हुआ तो इसको 100 में से 20 को माइनस कर लिए, इंटू 100% किए, सॉल्व कर लेना। तो ये हो गया 20/80 गुना 100%। 20 से 80 4 बार में फिनिश होंगे, 4 से 100 25 बार में, यानी आपका आंसर 25% हो गया। कोई समस्या सॉल्व करने में? आपका आंसर हो गया 25%। यही आते हैं भाई सीटीईटी में, ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न आते हैं। 1 to 5 में आप देखते होंगे, 6 to 8 में थोड़ा सा चेंज होते हैं लेवल्स, तो उसको भी मैं साथ साथ आपको बताते चलूंगा। उसमें चीजों को कभी कभी स्क्वायर से यानी कि वर्ग से जोड़ देता है, कभी सर्कल से जोड़ देगा कि उसकी त्रिज्या में इतना प्रतिशत बढ़ रहा है, या लंबाई चौड़ाई में इतना प्रतिशत बढ़ रहा है, इतना प्रतिशत घट रहा है। तो वो 6 to 8 में ऐसे प्रश्न आते हैं। तो हम लोग टाइप 1 कर रहे हैं जो सबसे आसान होता है, आपने देखा और समझा, इसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है, मिटा देना इसको। सबने तो सॉल्व कर ही लिया है। ऑनलाइन वाले लोग तो 1 सेकंड में मुझे लगता है पहले ही सॉल्व कर लिया होगा, उनको इस चीज की आवश्यकता ही नहीं पड़ी होगी। आगे बढ़ते हैं। अब कभी कभी आता है एक चीनी वाला प्रश्न कि एक आदमी अपनी चीनी की खपत में कितनी वृद्धि करे और आय में कितनी कमी करे कि दोनों बैलेंस रहे, या अपने खुराक में कितनी प्रतिशत कमी करे और आय में कितनी प्रतिशत वृद्धि करे ताकि घर में बजट का बैलेंस की प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसे भी रिलेटेड कई बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं सीटेट में, मतलब 1 2 बार ही देखने को मिले हैं। तो मेरे ख्याल से आपको इसे समझना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, इसको लिखते हैं टाइप 2। टाइप 1 की बातें खत्म हो गई, अब टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 2 में इसको लिखेंगे, अ, जब किसी वस्तु के मूल्य में, नोट कीजिए, जब किसी वस्तु के मूल्य में क्या हो, X% की वृद्धि हो,
x% की वृद्धि हो तो खपत में, खपत समझ रहे हैं ना, खर्चा, खपत में कितना प्रतिशत कमी किया जाए, कमी की जाए कि बैलेंस बना रहे, कमी की जाए ताकि खर्च पूर्ववत रहे, यानी पहले जैसा। पूर्ववत का मतलब जैसे पहले था, बैलेंस वे में वैसा बना रहे। सिंपल सी बात है कि किसी वस्तु के, जैसे अभी हर चीज में महंगाई आई है, हमारी सैलरी, हमारी और आपकी सैलरी दिहाड़ी में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुए, लेकिन हर चीज के मूल्य आसमान छू रहे हैं। आप तेल, दाल, चीनी, जो भी चीजें खरीदने जाइएगा आपको पता चलेगा पहले से चीजें कितनी महंगी हो चुकी है। तो जब महंगाई बढ़ती है तो हमें अपने खपत में क्या करना पड़ता है, कमी, ताकि जो बजट है, बैलेंस है, इसमें पूरे परिवार का काम होता रहे और फ्यूचर के लिए हम कुछ पैसे सेव कर पाए। आम आदमी की बस यही इतनी सोच होती है कि जितना है उतने में अभी काम चल जाए और फ्यूचर में हम थोड़ा बहुत सेव कर ले, ताकि बीमारी वगैरह से परेशान होकर अगर बीमारियों से लड़ने और जूझने की बात आएगी तो हमारा काम चलता रहे। तो वो सेव करते हैं, थोड़े थोड़े पैसे सेव करते हैं और किसी काम में यूज करते हैं। वो बीमारी में खर्च हो, बच्चों की पढ़ाई में हो, या कोई अपनी तरक्की के लिए कोई काम या कोई चीज लेने वाले हो तो उससे उनके काम आ जाए। तो मूल्य में अगर x% की वृद्धि हो तो खपत में कितना प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च क्या रहे, पूर्ववत बना रहे। पहले वाला ही फॉर्मूला, x बाई 100 प्लस x इंटू 100%। वही ये a की आय b से इतना प्रतिशत अधिक हो जाए तो b उससे कितना कम होगा कि दोनों का काम चलता रहे। ठीक वैसा ही प्रश्न था। बहुत ही आसान है भाई। एक ही सिंपल से एक फॉर्मूले को हम लेकर लगातार चल रहे हैं कि अगर वृद्धि हो रही है तो यहाँ प्लस लगाया, अगर इसकी कमी हो रही है और यहाँ यहाँ वृद्धि करनी हो तो यहाँ माइनस कर लेंगे। जो पहले वाला फॉर्मूला था वही काम आ रहा है। तो पहले आप इसको नोट कर दे, थोड़ा सा इसी में हम परिवर्तन करेंगे और दूसरा फॉर्मूला आपको नोट करा देते हैं। वस्तु के मूल्य से संबंधित हो गया ये। जी बनाइए। नोट कर लिया आपने? मिटाते हैं फिर। इसी में हम दूसरा देखेंगे, इस वस्तु के मूल्य में x% की कमी हो और यहाँ कमी की जगह वृद्धि लिख देते हैं। x% की कमी और इस कमी की जगह अगले वाले में वृद्धि लिखिएगा तो यहाँ पे एक परिवर्तन हो जाएगा, x बाई 100 माइनस एक्स इंटू 100%। वेरी सिंपल, बस थोड़ा सा मैंने परिवर्तन किया कि अगर वस्तु के मूल्य में कमी हो जाए तो खर्चा हम अपना थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। भाई जब चीजें हमारे पास पैसे ज्यादा बचने लगते हैं तो हम और चीजों में खर्च कर लेते हैं या फिर उसकी मात्रा थोड़ा ज्यादा ले लेंगे। पहले 250 ग्राम लेते थे, महंगा था इसलिए। अब थोड़ा सा वो सस्ता हुआ, बजट उतना है तो उसी में 300 ग्राम खरीद लेंगे, 400 ग्राम खरीद लेंगे। तो अपने खर्च को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि हमारे परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे। इंसानी फितरत है, इसमें कुछ नहीं करेंगे। महंगा है तो थोड़ा कम खरीदते हैं, वही चीज सस्ती हो तो उसी में थोड़ी सी मात्रा बढ़ा लेते हैं। तो वही काम यहाँ करना है। मूल्य में x% घट जाए अगर, तो खपत में हम कितना बढ़ा ले, मतलब अपनी मात्रा 400 ग्राम लेते थे तो 500 ग्राम लेंगे, तो उस मात्रा को कितना बढ़ा ले कि सब कुछ पहले जैसा बैलेंस रहे, उतना ही पैसे खर्च हो और सामान भी हमें उतना मिल जाए। तो इस तरह के प्रश्न अगर रहे आपको तो क्या करेंगे आप? चलिए एक प्रश्न नोट करते हैं आसान सा। भाई आम का सीजन है, अभी एक क्वेश्चन लिख लीजिए आम पे। अचानक से वृद्धि हुई है, 100 रुपए किलो हो गए। यदि आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो, 30% की वृद्धि हो तो खपत में कितना प्रतिशत कमी लाएं ताकि संतुलन बना रहे। ये
मेरे सवाल पूछने का तरीका, संतुलन बना रहे का मतलब वही है, खर्च पहले जैसा ही, यानी पूर्ववत रहे। तो मेरे अंदाज में एक प्रश्न को लिखिए और उसे देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। समझने की ही कोशिश मत कीजिए, मेरे ख्याल से इसे सॉल्व कर लीजिए। अच्छा, आपने कर भी लिया, वेरी गुड। कितना आंसर आया? 23.1/13। माय गॉड, इतना बड़ा डिजिट! कैसे इतना जल्दी इसको कैलकुलेट किया? अच्छा, फॉर्मूला तो सामने ही है ना, वेरी इजी। अब तो माइनस प्लस की भी जरूरत नहीं है, बढ़ रहा है तो सीधे 130 लिखेंगे। 30% बढ़ रहा है तो 100 + 30 न लिख के आप डायरेक्ट 130 लिख दिए। स्टेप आप निगल गए है ना, कोई बात नहीं, सीखना चाहिए चीजों को। 30% की वृद्धि हो रही है तो पहला वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, 30/100 + 30 गुने 100%। यही हमारा फॉर्मूला है। करते हैं सॉल्व। इसको 30/130 गुना 100 करेंगे। 3 से 13, 13 से 100, कोई चीज डिविजिबल नहीं होने जा रहा है, तो 300/13 कर देंगे इसको। 300/13, इसका वैल्यू कितना आएगा? 23 क्या निकाला है जी आपने? जोर से बताइए। 23.1/13, बिल्कुल सही। 23.1/13% इसका वैल्यू आंसर के रूप में प्राप्त होगा। कितना आसान है सॉल्व करना। हाँ। हमारे धुरंधरों, वक्त रहते आप इतना फास्ट सॉल्व करेंगे तो मेरा जो टारगेट है इस बार का सीटेट का, आपको 140 तक पहुंचा पाना। अगर आप इसी तरह साथ देते रहे, चीजों को जैसे बताया जा रहा है उतना सॉल्व करते रहे, प्रीवियस क्वेश्चन देखते रहे, और जितनी चीजें तथ्य आपको कॉपी में सीडीपी को लेकर नोट कराए जाते हों, तो इस बार का टारगेट 140 मेरा पूरा हो जाएगा। 130, 132 पर अभी तक सब लोग अटके हुए थे पिछले बैच के। उम्मीद कर सकते हैं कि आप 140 नंबर लाएंगे। अच्छा, इतने सारे लोग ला सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी, और मेरी जिम्मेदारी होगी कि पूरा बिहार में आपको लोग जानेगा। जिसने भी 140 के आसपास या 140 नंबर ला दिया, मेरी जिम्मेदारी है कि उसका नाम पूरे बिहार में लोग जानेंगे, पेपर के माध्यम से जाने, न्यूज के माध्यम से जाने, प्रचार के माध्यम से जाने, जैसे भी जानेंगे पूरे बिहार में लोग जानेंगे। यूट्यूब पर आपके इंटरव्यूज कई लोगों से करवाए जाएंगे। डोंट वरी, मेरी जिम्मेदारी है। आप लोग बस मेहनत करें और देखिए कि पूरे बिहार में एक नाम मैं आपका किस तरह स्प्रेड कर देता हूँ। हाँ भाई, वो मेरी जिम्मेदारी है ना, खर्च की टेंशन आप क्यों ले रहे हैं? आप अगर जो जिम्मेदारी लिए हैं वो पूरा कीजिए, हम अपनी जिम्मेदारी पूरा करेंगे, फिर दोनों मिल के आगे बढ़ेंगे। जी, 140 का टारगेट रखे हैं आप लोग। मेरा भी यही टारगेट है कि एक बार आप 140 ला दें। 150? जेल भिजवाना है क्या? आपको तो कोई कुछ नहीं करेगा, मुझे उठा के ले जाएगा। एक तो वैसे ही मार्केट में लोगों ने हल्ला मचा रखा है, इतने रिजल्ट आते हैं कि सर पेपर आउट करवा देते होंगे, बेवकूफ़ी वाली बात। हम लोग मेहनत पे भरोसा करते हैं, पढ़ाई पे, इसलिए इतना ज्यादा रिजल्ट आता है और इतने अच्छे नंबर्स भी आते हैं। सिर्फ मेहनत। आपके साथ दिन रात खड़े रहते हैं, छुट्टियों को इग्नोर कर देते हैं, समय कम रहता है तो सब कुछ आपके लिए किया जाता है, क्योंकि रिजल्ट किसी भी सूरत में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, और सिर्फ पास होना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखना ना, पिछले बैच में लोगों ने कितने अच्छे अच्छे नंबर लाए। खुशी होती है, कम से कम समय में बेहतरीन आउटपुट देने के लिए ही टीचर सेलेक्ट एकेडमी जाना जाता है। तो कहते हैं कि भाई 1 महीने का क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर जाओगे तो 90-100 नंबर लाके पास जरूर हो जाओगे। उससे भी बच गए तो कैटेगरी में तो कम से कम जरूर निकल जाओगे। तो लोग इस भरोसे से आते हैं कि अगर ज्वाइन कर गए किसी तरह तो रिजल्ट हो जाएगी। खुशी है मुझे कि मैंने इतना कॉन्फिडेंस लोगों के अंदर जनरेट किया है, एक भरोसा उनके अंदर उत्पन्न किया है कि वो सोच के आते हैं कि अगर वहां पहुंच गए और हमने एडमिशन कर लिया तो रिजल्ट हो जाता है। भाई आप लोग भी इसी उम्मीद से आए हैं ना, इतने सारे लोग। कोरोना काल में घर परिवार की बातों को इग्नोर करके भाई पटना में पढ़ना है तो पढ़ना है, इस कंसेप्ट से आप लोग आए हैं। आप भी तो बहुत सारा चीजों का त्याग किए हैं तब यहाँ पहुंचे हैं। जी, सही कहा। तो आपकी मेहनत एक दिन रंग जरूर लाएगी, एग्जामिनेशन होंगे और पूरे बिहार में और हिंदुस्तान में आप कोई नंबर हासिल करेंगे, पूरी दुनिया जानेगी आपको धीरे धीरे। अब भाई नीरज चोपड़ा जैसा नाम बना सकते हैं आप भी। वो एथलीट है, आप एजुकेशन में टीचर के रूप में आप अपना नाम रोशन करेंगे।
ऐसे बहुत से अवार्ड होते हैं जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे भविष्य में टीचर बनने के बाद, सब बताएंगे, उसकी चर्चा करेंगे हम कभी, कैसे कैसे अवार्ड्स वगैरह में आप शामिल होंगे। भाई इसी सवाल में जरा सा हम फेरबदल करते हैं। क्या फेरबदल कर दें? हाँ, सेकंड वाले के बेस पे इसमें थोड़ा सा फेरबदल करते हैं। ये तो सबने नोट कर लिया जी। फिर इसी क्वेश्चन में 30% वृद्धि जो है इसमें, यहाँ कमी की जगह लिखते रहे वृद्धि की जाए, और यहाँ जो वृद्धि हो रहा था उसमें 40% की कमी कर देते हैं। अब इस सवाल को सॉल्व कीजिए, सेकंड वाले स्टेप पर बन जाएगा। तो उसमें 30% था, इसमें 40%, एक नया क्वेश्चन। आप मिटा के कैसे कर सकते हैं? आपको कॉपी पे पूरा नोट करना पड़ेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नोट रहता है तो बनाने में मजा आता है। क्वेश्चन जरूर लिखा कीजिए, ताकि महीने 2 महीने बाद जब आपको चैप्टर पे नजर जाए तो क्वेश्चन के साथ आप सॉल्यूशन को देख पाए। क्वेश्चन लिखना चाहिए, सॉल्व भले ही आप फटाफट कर ले रहे हो लेकिन जरूर लिखिएगा। यदि आम के मूल्य में 40% की कमी हो तो खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि लाए ताकि संतुलन बना रहे? यानी आइटम भी हमें ज्यादा प्राप्त हो जाए, पैसा उतना ही लगे, तो कोई आपत्ति नहीं है, ठीक ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आम के मूल्य में 40% की कमी हो तो खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि लाए ताकि संतुलन बना रहे? जी, सॉल्व कर दिया आपने? कितना आंसर लाए जी? 66.2/3। करेक्ट है भाई, एग्जैक्टली करेक्ट, नो डाउट इन इट। चलिए सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला तो आपको बोर्ड पे यहाँ दिख ही रहा है, इसी फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। 40 डिवाइड 100 माइनस 40 गुना 100%। ये 100 माइनस 40 वाला जी हम लोग को हिंदी इंग्लिश दोनों बोलने की आदत है ना, हम बोलचाल की भाषा में चल रहा है, आप सब समझ रहे होंगे। 40 डिवाइड 100 माइनस 40 इंटू 100%, यानी 40/100 माइनस 40 गुना 100%। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 40/60 गुना 100%। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इजी। 2 के पहाड़ा से 4 2 बार में कट होंगे और 6 3 बार में, तो इससे जो हमें वैल्यू प्राप्त हुआ वो मिला 200/3। 200/3 को करेंगे तो 66.1/3। कितना बता, नहीं 2/3 बोले ना, 66.2/3% वैल्यू आपको प्राप्त होगा 200/3 का। तो आसान है इसे सॉल्व करना, कोई जरूरी नहीं है कि आपको बहुत मेहनत बहुत मशक्कत करने की आवश्यकता है इसके लिए, ठीक ना? हाँ भाई, सबके लिए ही पूछ रहे हैं। तो चलो बच्चों, बच्चों, हाँ बच्चे बोल ही सकते हैं, नो डाउट। तो बच्चों आज हमने जो पढ़ा और हमने जो सॉल्व किया वो प्रतिशत से संबंधित कुछ प्रश्न थे, जो सीटीईटी के पैटर्न पर आधारित चीजों को हमने सॉल्व करने की चीजों को सॉल्व करने की कोशिश की और उसी के आधार पर हमने काम किया। अभी इसमें टाइप 3 और टाइप 4 भी करने हैं, सब एक ही दिन नहीं करेंगे, क्योंकि आपको थोड़ा सा समझने और फॉर्मूला को ध्यान में रखने की भी कोशिश करनी है। 40% आपको पता है, 40% का वैल्यू रख लेते तो और भी हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाता, लेकिन उस वैल्यू की चर्चा हम लोग थोड़ी देर बाद, मतलब नेक्स्ट वाले क्लास में करेंगे। मुझे लगता है अभी तक की क्लास में आपको कोई समस्या नहीं हुई, सब कुछ इजी है, आपके सामने है। तो आप इन चीजों को सॉल्व करें, प्रीवियस क्वेश्चन को देखें सिर्फ, मार्केट के किसी भी प्रैक्टिस सेट पे भरोसा ना करें आप। आपको प्रश्नों को अगर सॉल्व करने का मन कर रहा हो तो प्रीवियस सीटीईटी में जो प्रश्न पूछे गए हैं, जिसका क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा, उनसे प्रश्नों को लेकर सॉल्व करने की कोशिश करें। आपको बहुत फायदा होगा, एक पैटर्न का पता चलेगा कि किस तरह के पैटर्न पे आधारित प्रश्न सीटेट में लगातार पूछे जाते हैं। तो मेरी मानिए तो किसी भी लोकल प्रैक्टिस सेट पर भरोसा ना करें आप, क्योंकि उसमें क्वेश्चन के लेवल्स और डिग्री ऑफ डिफिकल्टी का कोई ध्यान रख के प्रश्न का निर्माण नहीं करता। एसएससी बैंक रेलवे कई जगह से प्रश्नों को इकट्ठा किया और उसमें भर दिया। तो अगर आपको सॉल्व करने वाले सेक्शन पे चलना है, देखना है, तो जैसे मैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की ऐसे सेट वाइज
चैप्टर वाइज क्वेश्चन कुछ आपको साथ साथ सॉल्व भी करा रहा हूँ। अगर उतने कंसेप्ट अगर आप माइंड में लेके चल रहे हैं, नो डाउट आप मैथमेटिक्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन रही इसकी पेडागोगी सेक्शन की बात, दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। 15 क्वेश्चन अगर पेडागोगी के पूछे जाएंगे तो 14 आपको बनाने की कैपेसिटी होगी। इतनी क्षमता आपके अंदर पेडागोगी को लेकर मैं डेवलप कर दूंगा। इसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ देखते देखते हो जाएगा। पूरी मैथमेटिक्स कम से कम 25 से 30 क्लास होंगे। अभी तो पांचवा छठा क्लास है। अभी इसमें चैप्टर्स को पढ़ने में हमें 10 दिन और लगेंगे और उसके 15 दिन हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग पेडागोगी सेक्शन पे आएंगे। पेडागोगी सेक्शन भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत। लोग वही हमारे यहाँ के कैंडिडेट्स की प्रॉब्लम यह है कि ये लोग पेडागोगी बहुत अच्छा सॉल्व कर लेते हैं, इस वाली चीजों पे फोकस नहीं करते। पेडागोगी इनके लिए आसान हो जाता है क्योंकि हमारे साथ मिल के पढ़ते हैं ये लोग। लेकिन हर जगह हर बच्चों की पेडागोगी सेक्शन इतनी बुरी होती है कि वो सॉल्व करने वाले पर फोकस करता है, पेडागोगी छोड़ देता है। और टीचर सेलेक्ट एकेडमी में बच्चे पेडागोगी पहले ढूंढ ढूंढ के बना लेते हैं, तब बच जाता है। तो क्वेश्चन सॉल्व करना या किसी चीज का आंसर ढूंढना या याद पर आधारित प्रश्न उनको करते हैं। लेकिन हर सेक्शन का पेडागोगी पहले ढूंढ ढूंढ के बनाते हैं। ये कैपेसिटी डेवलप करना हमारा मकसद होता है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। जो लोग लाइव हुए उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। और नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग फिर मिलेंगे, फिर इस पे काम करेंगे। गुड बाय ऑल ऑफ यू।